स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड द्वितीय पार्षद एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों आज का ये वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 को ऐसे विद्यार्थी जो 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाला दोस्तों सोशल साइंस का पेपर देने वाला वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 40 ऐसे इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं जो आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के 20 मार्च को पेपर में डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। जिस प्रकार से दोस्तों यहां पर समय आपको 1.5 घंटा दिया गया है, जिस प्रकार से पूर्णांक की बात 40 नंबर का है, ठीक है। जिस प्रकार से कहा गया है सावधानी पूर्वक सभी विवरण OMR शीट पर भरे, ठीक है। और आपको 40 को प्रश्न रहने वाला है। तो सेम इस प्रकार का दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज के ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाते हैं, ठीक है। और सभी का उम्मीद है दोस्तों, क्या उम्मीद है कि सभी का 90% आना है। तो दोस्तों 90% लाने का उम्मीद है तो वीडियो को अंत तक देखिए और हर एक प्रश्न को समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कहता है 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो 1789 जो फ्रांस की क्रांति हुआ था दोस्तों 14 जुलाई 1789 में, उस समय फ्रांस में किसका शासन था क्रांति के समय, ठीक है। तो लुईस लामा का शासन था, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर का प्रश्न कहता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो दोस्तों इसका जो लेखक है ये मोंटेस्क्यू था, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर कहता है कि यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छिकता तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता। दोस्तों क्वेश्चंस पेपर को चेकआउट की जगह प्रीवियस ईयर दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि किसका कथन था कि जब फ्रांस छिकता है और बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये दोस्तों आपका मेटरनिक का कथन था, ठीक है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। ये भी काफी बार पूछा गया, इसलिए कह रहा दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ग्रुप मेंबर में, जहां भी है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों और अभी तक लाइक नहीं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 4 नंबर कहता है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण दोस्तों पूरा हुआ तो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ, ठीक है। 1871 ईस्वी में पूरा हुआ, ठीक है। अब 5 नंबर का था फ्रेडरिक सन्यू कौन था। तो दोस्तों को पता है फ्रेडरिक सन्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था जो कि क्या किया था, ये कल्पनादर्शी यूटोपिया समाज का रचना किया था, यानी कि पूरा ये कल्पना था, ठीक है, असली में नहीं था। फ्रांसीसी यहाँ पर चित्रकार कौन था, फ्रेडरिक सन्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों कब आए। तो 1893 ईस्वी में आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब आए, 1893 ईस्वी में आए, ठीक है। 7 नंबर कहता है काफी बार पूछा गया कि चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुआ, ठीक है। ये दोस्तों जगह का नाम है चोरी चौरा और कब हुआ था यहाँ पर हिंसात्मक घटना कब हुआ। तो ये दोस्तों आप सभी का 5 फरवरी, ठीक है, 1922 को 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा हिंसात्मक घटना हुई, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर कहता है कि रोवल एक्ट कब पारित किया गया। तो रोवल एक्ट दोस्तों जो आपको पता है कि जलियांवाला बाग है जो 1919 में हुआ था, उसी समय दोस्तों रोवल एक्ट पारित किया गया 1919, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर कहता है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम गीत दोस्तों ये कौन सा पुस्तक से लिया गया। तो ये आनंद मठ से लिया गया, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। और 10 नंबर दोस्तों प्यारा सा प्रश्न है, प्यारे बापू से प्रश्न है, कहता है बापू किन्हें कहा जाता है। आप राष्ट्रपिता किसे कहकर संबोधित करते हैं। सर महात्मा गांधी को कहते हैं, क्योंकि सर आप मेरे नोट में 10 20 यहाँ पर 10 20 या 50 100 का नोट है तो सर उसमें महात्मा गांधी का जो चित्र है यानी कि मुस्कुराते हुए, चलिए उन्हीं को हम लोग बापू कहते हैं, ठीक है। 11 नंबर कहता है दोस्तों समता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समता के आधार पर दोस्तों संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी कि सोपानी खेती की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उत्तरांचल, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, उत्तरांचल ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर कहता है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि किस मृदा को रेगर या सोता जुताई वाला मृदा कहते हैं, किसको कहेंगे दोस्तों। तो काली मृदा को कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, काली मृदा का एक फसल का नाम बताइए जो काली मृदा में उगा जाती है। कपास का पोटेंट है, ठीक है। 15 नंबर कहता है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय के सीधे भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन सीधी तरह से यहाँ पर भागीदारी करता है दोस्तों, लेकिन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन ये नहीं करते, यानी ऑप्शन का इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अब 16 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितने प्रतिशत उपजातीय भारत में पाई जाती है।
भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितने प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो दोस्तों आपको पता है क्या? 8% इसका होगा, ठीक है, 8% इसका राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर कहता है कि भारतीय वन जीव रक्षण अधिनियम कब यहाँ पर कब लागू हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर 1972 में लागू हुआ, ठीक है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर कहता है, क्या कहता है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का आधुनिक मंदिर, भारत का मंदिर किसने कहा? भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, इसको आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है, ऑप्शन का इसका हो जाएगा। 19 नंबर कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका प्यारा राज्य जेक यानी कि झारखंड में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन का इसका हो जाएगा। और 20 नंबर कहता है सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो सरदार सरोवर बांध से दोस्तों गुजरात जो राज्य है यह प्रभावित होता है, ठीक है। अब 21 नंबर कहता है औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो दोस्तों देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है? औसत आय की गणना कर सकते हैं, ठीक है। कहां दिख रहा है? ऑप्शन का दिख रहा है, देश के कुल आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर। 22 नंबर कहता है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय का मापदंड करता है, यानी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। और 23 नंबर का प्रश्न कहता है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन जिसका असीमित भंडार है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन क्या कोयला और पेट्रोल ये असीमित है? नहीं सर, ये सीमित भंडार है, ये तो जल्दी समाप्त हो जाए, यानी कि यह नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा स्रोत है। लेकिन भूमिगत जल दोस्तों ये आपका नवीकरणीय संसाधन ये कभी समाप्त नहीं होगा। 24 नंबर कहता है लोगों के विकास का लक्ष्य होता है। तो दोस्तों जितना भी लोग है इसका समान और अपरिवर्तित लक्ष्य विकास नहीं होता, ठीक है, एक समान ना होता है, ना अपरिवर्तित होता है, बल्कि अलग अलग होता है और परस्पर विरोधी होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी होता है, ठीक है। चलिए मान के चलिए किसी के पास कार है तो वो सोचेगा मुझे पास और भी अच्छा BMW कार हो जाए, किसी के पास साइकिल है दोस्तों तो वो सोचेगा मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों परस्पर विरोधी भी हो सकता है। कहीं कहीं दोस्तों अगर वो चाहेगा कि यहाँ पर जो है दोस्तों खेल का मैदान बनाया जाए, जहाँ पर उसका मान के चलिए कोई गरीब का घर है तो उसको दोस्तों वहाँ से खरीद लिया जाता है, तो उसमें परस्पर विरोधी भी कहलाता है, ठीक है। अब 25 नंबर का कहता है कि रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं आटा मिल के मालिक को 10 रुपए किलोग्राम से दर से बेचता है। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी में आटा 15 रुपए क्या बेचता? देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, रामू एक किसान था, ठीक है, जो गेहूं के आटा मिल में मालिक को 10 रुपए प्रति किलो से बेचता, और मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को 15 रुपए प्रति किलो का दर से बेचता है। और बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई जाती है और उपभोक्ता में 80 रुपये में बेचता है, यानी कि प्रति 20 रुपये पैकेट एक बिस्कुट को बेचता है। तो अब पूछता है प्रश्न कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में किस वस्तु को मूल्य को लिया जाएगा? क्या गेहूं के लेंगे, क्या चीनी और तेल, क्या आटा? नहीं सर, बिस्कुट के लेंगे, क्योंकि बिस्कुट में पूरा ही मूल्य आपका शामिल है, ठीक है, जो शुरू से लेकर अंतिम तक। जब बिस्कुट लाते तो वो बाजार से आता है, बाजार से बनता यानी पहले बनता आटा गेहूं कुछ से चीनी मिली से, ठीक है, वहां से उसके बाद दुकान से आपके पास आता, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं, ठीक है, यानी कि बिस्कुट इसका राइट आंसर। बिस्कुट में सभी प्रकार का मूल्य शामिल होता पहले से, ठीक है। 26 कहता है कि विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो विनिर्माण की क्रिया दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र की भाग है, ठीक है। चलिए अब 27 नंबर कहता है अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करते। अनीता एक साड़ी की दुकान में, साड़ी का दुकान क्या है, ये सरकारी होता है? नहीं सर, सरकारी तो नहीं होता सर, प्राइवेट होता है, ठीक है। चलिए अनीता दोस्तों ये प्राइवेट दुकान में काम करती है, जहां सवैतनिक अवकाश का यानी कि जब वो छुट्टी लेती है तो उसको वेतन जो है काट लिया जाता है, यानी कि वेतन के साथ छुट्टी नहीं दिया जाता। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करते हैं। सीता कहाँ करती है काम? सरकारी अस्पताल में, ठीक है। और जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है, यानी कि कुछ दिन छुट्टी में ले लेती है, तो वहां पर उसको वेतन नहीं रोकता, वेतन को दे दिया जाता है, ठीक है। और इन दोनों में से किसका कार्य संगठित है और किसका असंगठित है? तो दोस्तों मैं आपको बताया है कि जो प्राइवेट है इसका असंगठित हो जाएगा, और जो सरकारी है इसका दोस्तों आप स्वीकार का हो जाएगा, संगठित हो जाएगा। यानी कि जो आपका अनीता है दोस्तों ये संगठित क्षेत्र में आता है, और सीता आपका यहाँ पर क्या था, अनीता असंगठित और सीता संगठित क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि सीता संगठित में इसलिए आए क्योंकि ये सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है, और अनीता असंगठित में आई क्योंकि ये सारी के दुकान में काम करती है, ठीक है। 28 नंबर कहता है अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है?
तो अंतिम वस्तु, जैसे कि हम लोग बिस्कुट को देखें तो बिस्कुट दोस्तों ये अंतिम वस्तु था, जिसमें क्या होता है पहले से ही सभी मूल्य जो है शामिल होता है, ठीक है। चाय का यानी चीनी रहता है, आटा रहता है, इस सब पहले से शामिल होता है, तब आपके पास बिस्कुट आता है, ठीक है। उसमें आप बिस्कुट का पैसा देते हैं, जिस कारण आटा, गेहूं या कुछ भी प्रकार का वहां पर सभी लिया जाता है, ठीक है। अब 29 नंबर कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी में अस्तित्व में आया। 30 नंबर कहता है भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, दोस्तों भंडारण को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, यानी कि सेवा क्षेत्र में, ठीक है। ठीक है, इसकी राइट आंसर होगा 31 नंबर कहता है कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन असत्य है। पहला देखें तो देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना बहुत अच्छा है। क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान करना यह भी अच्छा है। विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा ये भी ठीक है। और अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की ठीक है सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना यह असत्य है, ठीक है, यानी कि गलत है। और इस प्रकार से आपका राइट है। चलिए अब 32 कहता है बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना, तो बेल्जियम दोस्तों फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत 40 है। और डच भाषा कितना बोला जाता है नीचे कमेंट कीजिएगा। और 33 नंबर का प्रश्न करता है, और देखिए दोस्तों जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और 33 नंबर का प्रश्न आपके पास जो आ जाए कहता है श्रीलंका में तमिल को कब राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, दोस्तों श्रीलंका में तमिल को 1960 में राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। और 1956 में दोस्तों सिंहली को, ठीक है, यानी कि श्रीलंका में सिंहली भाषा को 1956 में राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और तमिल को दोस्तों 1960 में घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न है संविधान में कुल कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो संविधान में दोस्तों 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब 35वां निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, तो निम्नलिखित में दोस्तों भारतीय संघ राष्ट्रपति ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि भारतीय संघ ये प्रधानमंत्री के साथ सुमिलित होती है। 36 नंबर का 7 पार्टी अलियांस, ठीक है, का गठन किस देश में हुआ, तो ये दोस्तों नेपाल में हुआ। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर का बोल्विया किस महादेश में अवस्थित है, तो बोल्विया दोस्तों दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, यानी कि यहाँ पर ख हो जाएगा, लातीनी की जगह दक्षिणी लिख दीजिएगा, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। बोल्विया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो बोल्विया में जल युद्ध नामक का यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों फेडेकोर ने किया था, यानी ऑप्शन का हो जाएगा। और 39 का प्रश्न करता है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से दोस्तों कौन सा कथन असत्य है, क्या राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों का चिंता नहीं करता है, ठीक है। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होता है, जबकि राजनीतिक दल दायरा ज्यादा लोगों तक फैला रहता है। और दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता में हासिल करना चाहते हैं। और तीनों का तीनों यहाँ पर सत्य है, लेकिन दबाव समूह और राजनीतिक दल का समान प्रतीक है नहीं सर, क्योंकि राजनीतिक दल का अलग कार्य होता है और दबाव समूह अपना अपना जो अलग कार्य दिखाता है, यानी कि दोनों एक समान नहीं है, यानी कि ऑप्शन का राइट आंसर होगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कि नेपाल में SPA 7 पार्टी अलियांस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना है, तो दोस्तों राजा वीरेंद्र जी को चुना है, ठीक है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इसी तरह और नए वीडियो में।